Hello, good morning, student. We are going to learn इसी फर्स्ट लेसन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड हिस्ट्री। इसका मीनिंग होता है भारतीय उपखंड और उसका इतिहास। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में भारतीय उपखंड। तो इसमें 3 पॉइंट दिए अपने को। 1.1 जियोग्राफिकल कंडीशन एंड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, 1.2 जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, 1.3 द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो 1.1 देखते हैं अपन जियोग्राफिकल कंडीशन एंड हिस्ट्री। तो भौगोलिक परिस्थिति और इतिहास, इसके बारे में इस पॉइंट में अपने को पढ़ना है। In the fifth standard, we saw at same length that there is a close relationship between man and its environment. We saw how the change in the lifestyle of the early man and his technology were related to the change in his surroundings. We also reviewed the history of human civilization from the Stone Age to the agricultural civilization that flourished on the bank of river. तो स्टैंडर्ड फिफ्थ में अपन ने देखे कि जो अपना अर्ली मैन था, मतलब जो मानव और उसके सराउंडिंग का जो इन्वायरमेंट है उसमें किस तरह का क्लोज रिलेशनशिप रहता है, उसके बारे में अपन ने स्टडी किया है। और अर्ली मानव के लाइफस्टाइल में और किस तरह चेंज होते गया और टेक्नोलॉजी किस तरह चेंज होते गई और उसका संबंध और उसका मतलब आजू बाजू के जो सराउंडिंग है उसमें किस तरह चेंजेस आते गए, उनका क्या रिलेशन था, और इसके बारे में अपन स्टडी किए। उसके साथ साथ में अपन ने स्टोन एज से जो एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन था उसके उस समय से जो अपने इतिहास का मानवीय संस्कृति का विकास किस तरह होते गया और वो नदी के किनारे किस तरह मतलब एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन फ्लोरिश होते विकसित होते गए, इसके बारे में अपन ने पढ़ा है। तो हिस्ट्री इज अ कोहेरेंट अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट पास्ट इवेंट इन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन कल्चर। तो इतिहास मीन्स क्या होता है अपना, उसके बारे में यहाँ बताया है। तो हिस्ट्री इज अ कोहेरेंट मीन्स होता है संगतवार क्रमवार, जो पास में घटी हुई घटनाएं हैं उनको घटनाक्रमानुसार अपने को उसके इवेंट्स के बारे में और वो बताया गया है, और उसके आधार पे अपने मतलब मानव जो संस्कृति है उसका विकास किस तरह होते गया इसके बारे में बताया है। टाइम, प्लेस, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल आर द 4 मेजर पिलर्स ऑफ हिस्ट्री। वी कैन नॉट राइट हिस्ट्री विदाउट ऑफ देम। Of course, 4 components. Place is related to geography and geographical condition. In this sense, history and geography are the inseparable. History is the influenced by geographical condition in many ways. तो यहाँ बताया गया कि टाइम, प्लेस, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल मीन्स मानव, ह्यूमन। तो समय, जगह और समाज, उसके साथ साथ में मानव, ये 4 मेन पिलर्स है हिस्ट्री के। इनके बगैर अपन मतलब इतिहास को लिख ही नहीं सकते या उसकी स्टडी नहीं कर सकते। ये 4 मेन घटक है, कंपोनेंट्स में घटक होता है। तो इसमें से अपने को प्लेस, जो स्थान है, जगह है, उसके बारे में जो अपने भौगोलिक कंडीशन से या अपने भूगोल से ही रिलेटेड है उसके बारे में अपने को पढ़ना है। और उसका इतिहास के साथ में कैसा संबंध है, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड है, उसके बारे में यहाँ स्टडी करना है। और हिस्ट्री इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जियोग्राफिकल कंडीशन इन मेनी वेज। जो इतिहास पे जो भौगोलिक परिस्थिति है उनका अलग अलग मतलब तरह से किस तरह प्रभाव गिरता है उसके बारे में यहाँ बताया है। तो और डाइट, क्लॉथिंग, हाउसिंग, ऑक्यूपेशन, इन फैक्ट ऑल ह्यूमन लाइफ इन एनी रीजन डिपेंड टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑफ इट्स जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो अपनी जो डाइट है, अपने जो खाना खाने का तरीका है, पहनावा अपना, अपने घर बनाने का तरीका, उसके साथ साथ में अपना जो व्यवसाय करने का तरीका है, इसके ऊपर भी ये भौगोलिक परिस्थिति का बहुत ही प्रभाव गिरता है। उसका यहाँ एग्जाम्पल दिया है बहुत अच्छा। तो फॉर एग्जाम्पल, द लाइफ ऑफ द पीपल इन हिली रीजन इज मोर strenuous than that of the people on the plains. तो जो जीवन रहता है लोगों का हिली रीजन में, जो माउंटेन्स एरिया में जो लोग रहते हैं उनका जीवन प्लेन एरिया में मतलब मैदानी प्रदेश में रहने वाले लोगों से बहुत ही कष्टदायक रहता है। उनको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नाउ मच फर्टिलाइज लैंड इज अवेलेबल इन द हिली रीजन while in the plains it is available on a large scale। तो हिली रीजन में जो फर्टिलाइज लैंड रहती है, जो उपजाऊ जमीन रहती है, वो ज्यादा मात्रा में अवेलेबल नहीं रहती। तो उसके कंपेयर में जो प्लेन्स एरिया है उसमें लार्ज स्केल में अवेलेबल रहती है। तो खेती करने के लिए इससे क्या होता है, प्लेन्स एरिया में बहुत ही आसानी जाती है। दैट इज व्हाई ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स आर स्केयर इन हिली एरिया। इन द कंपेरिजन पीपल ऑन द प्लेन गेट देम इन द सफिशिएंट मेजर। तो फर्टिलाइज लैंड उपलब्ध न रहने की वजह से वहाँ जो अनाज और वेजिटेबल्स का जो
प्रोडक्ट वो जो लेते हैं उसकी खेती कम होती है और लोगों को इसकी दुर्लभता भी महसूस होती है। उसके कंपैरिजन में प्लेन एरिया में रहने वाले लोगों को ये चीजें सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल होती है। नेचुरली दिस हैज एन इम्पैक्ट on the diet of the people. In hilly region people depend more on hunting and gathering for their food. तो इसकी वजह से मतलब ये जो चीजें वेजिटेबल्स और ग्रेन्स तो हिली रीजन में रहने वाले लोगों के डाइट में कम मात्रा में रहती है और उनको अपने खाने के लिए हंटिंग और मतलब जंगल में जो भी फ्रूट्स वगैरह जो भी खाने लायक चीजें मिलती है वो उनको कलेक्ट करके उसके ऊपर ही उनको अपनी मतलब जीविका चलाना पड़ता है। We also find others difference in the lifestyle of the people of the hilly regions and those of plains. इसी तरह अपने को हिली रीजन्स और प्लेन्स एरिया में रहने वाले लोगों के लाइफस्टाइल में डिफरेंस दिखाई देता है। तो द क्लाइमेट, रेनफॉल, एग्रीकल्चर, प्रोड्यूस, फ्लोरा एंड फौना of the region where we live are the sources of our livelihood. The lifestyle and culture of a region develops with their support. Human settlement have flourished wherever the means of living are plentiful. तो उसी तरह क्लाइमेट और रेनफॉल जो बारिश आती है उसको अपन पर्जन्यमान भी बोल सकते हैं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खेती से जो होने वाली फसल रहती है, उसी तरह फ्लोरा एंड फौना मीन्स होता है ट्रीज एंड एनिमल्स। तो ये जो चीजें ये अपने जीवन जीने के क्या है सोर्सेस है और इसी के आधार पे अपनी लाइफस्टाइल डेवलप होती है, अपना कल्चर डेवलप होता है और उसके डेवलपमेंट के लिए अपने को सपोर्ट करती है। तो ह्यूमन सेटलमेंट हैव फ्लोरिश वेयर द मीन्स ऑफ लिविंग आर प्लेंटीफुल। तो जो ह्यूमन सेटलमेंट है, मानव वसाहत है, वो ये चीजें जहाँ भी मतलब उनको मुबलक मात्रा में अवेलेबल रहती है उसी जगह फ्लोरिश होती है, उसी जगह ह्यूमन सेटलमेंट का विकास होता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस सेटलमेंट डेवलप फर्दर इनटू विलेज एंड टाउन्स। तो पहले छोटी मोटी बस्तियां बनती, उसका फिर विलेज में कन्वर्ट होती है वो और फिर आगे चल के वो टाउन्स बनते हैं। बट समटाइम्स रीजन लाइक द डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरमेंट, ड्रॉट, इन्वेंशन एक्सेट्रा lead to the scarcity of those means. People are forced to leave their settlement. Villages and towns become deserted. We see many such intense in history. Thus, we see that there is a very close relation between history and geography. Sometimes क्या होता है कुछ रीजन की वजह से यहाँ दी है रीजन लाइक द डिग्रेडेशन, जो अपनी खेती के योग्य जो फर्टिलाइज लैंड है उसका डिग्रेडेशन हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा अपन फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज करते हैं, उसके वजह से उसकी जो उसका जो उपजाऊ बना है वो कम हो जाता है और उसकी वजह से अपने इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन ज्यादा से ज्यादा अपन फॉरेस्ट कट कर रहे हैं उसका इफेक्ट होता है। उसके साथ साथ में ड्रॉट मीन्स अकाल, तो अकाल दोनों तरह का रहता है, एक मतलब सूखा रहता है और ज्यादा बारिश आने की वजह से भी फसल खराब हो जाती है। इन्वेशन, बाहर की राजाओं की तरफ से जो अपने देश के ऊपर आक्रमण किए गए उसकी वजह से अपनी फसल खराब हो जाती है, अपने को जीवन जीने में बहुत ही परेशानी होती है। इस वजह से क्या होता है कि जो जीवन जीने के साधन रहते उसकी यानी दुर्लभता अपने को महसूस होती है। उसकी वजह से लोग जहाँ रह रहे हैं वो अपनी सेटलमेंट को छोड़ने में मजबूर हो जाते हैं और इसी कारण की वजह से विलेज और टाउन्स क्या हो जाते हैं डेजर्ट जैसे उनका मतलब वहां से लोग जाने की वजह से वो डेजर्ट जैसे हो जाते हैं। वी सी मेनी सच इंटेंस इन हिस्ट्री, ऐसे बहुत से उदाहरण अपने मतलब प्राचीन इतिहास में देखे हैं। तो इसी तरह अपन ने देखे कि इतिहास और मतलब जो अपने भौगोलिक परिस्थिति का किस तरह संबंध है। तो जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, अपने भारत के कौन से भौगोलिक विशेषता है उसके बारे में इस पॉइंट में बताया है। और कंट्री इंडिया एक्सटेंड फॉर एंड वाइड, एट इट्स नॉर्थ लाई द हिमालयज, टू द ईस्ट the Bay of Bengal, to the west the Arabian Sea, and to the south the Indian Ocean, except for the island of Andaman Nicobar and Lakshadweep. The rest of the country is the contiguous. Contiguous means होता है संलग्न, मतलब एक दूसरे को लगे हुए। तो अपने देश का जो विस्तार है वो बहुत ही बड़ा है और इसके नॉर्थ में हिमालय माउंटेन है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में अरेबियन सी है और साउथ में अपने इंडियन सी है। और अंडमान निकोबार ये जो द्वीप है इनको छोड़ के अगर देखते, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप इनको अपन छोड़ के देखे तो पूरा जो लैंड का एरिया अपने देश का एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यानी मतलब संलग्न है। तो वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट दिस रीजन for the effort to ascend India. When we study the ascent history of India before 1947, today's Pakistan and Bangladesh were also a part of India. तो
अपन एसिड इंडिया के बारे में, प्राचीन भारत के बारे में अगर मतलब पढ़ने जाएंगे तो जो 1947 के पहले का पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो एरिया मतलब आज का जो है वो एरिया अपने भारत में से इंक्लूड था उस समय में। तो द फॉलोइंग रीजंस आर सीन टू बी इम्पोर्टेंट व्हेन वी लुक एट द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो अपन नीचे दिए गए मुद्दों के आधार पे इस इंडियन हिस्ट्री के बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो पहला है द हिमालय, सेकंड है द प्लेन्स ऑफ सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स, थर्ड है द थार डेजर्ट, फोर्थ है द डेक्कन प्लेटू, फिफ्थ है द कोस्टल रीजन एंड सिक्स है द आइलैंड इन द सीज। First है हिमालय। तो the Hindu Kush and Himalaya range have created and the impenetrable wall on the north side of the Indian subcontinent. This wall has separated the Indian subcontinent from the desert of Central Asia. However, there is a land route through the Khyber and Bolan passes in Hindu Kush mountains. तो हिमालयज में आता है द हिंदू कुश एंड हिमालय रेंज हैव क्रिएटेड ऑन द इम्पेंटेरेबल वॉल। इम्पेंटेरेबल मीन्स होता है अभेद्य, मतलब जिसको कोई भेद नहीं सकता, इतनी स्ट्रॉन्ग। तो ये जो हिंदू कुश और हिमालय रेंज की वजह से क्या हो गया, नॉर्थ में ये कैसे वॉल बन गई है जो अपना नॉर्थ के इससे क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है अपने इंडियन भारतीय उपखंड के नॉर्थ में। दिस वॉल हैज सेपरेटेड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द डेजर्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। इस वॉल की वजह से जो सेंट्रल एशिया का डेजर्ट है उससे अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को सेपरेट करती है और उससे अपना प्रोटेक्शन करती है। हाउएवर देयर इज अ लैंड रूट थ्रू द खैबर एंड बोलन पासेस इन हिंदकुश माउंटेन। तो इसमें एक मतलब खैबर और बोलन पासेस से गुजरने वाला एक लैंड रूट है जिसको खुश्की का मार्ग बोलते हैं, मतलब ये पर्वतों में से जाता है। This route was connected to an ancient trade route। तो ये जो मार्ग है, ये जो रास्ता है, ये एशियन जो प्राचीन व्यापारी मार्ग था उससे जुड़ा हुआ है। द ट्रेड रूट फ्रॉम चाइना पासेस थ्रू सेंट्रल एशिया एंड रीच अरेबिया। तो ये रूट से अपन चाइना से गुजरते हुए सेंट्रल एशिया और उसके बाद में अरेबिया में इस मार्ग की हेल्प से पहुंच सकते हैं अपन। तो ये जो रास्ता है ये सिल्क रूट या सिल्क रोड के नाम से पहचाना जाता है। तो ये क्यों पहचाना जाता है, बिकॉज सिल्क वॉज द मेन द कॉमोडिटी एक्सपोर्टेड टू द वेस्टर्न कंट्री यूजिंग दिस रोड। तो इस रास्ते मार्ग का यूज करके, इस रास्ते का यूज करके प्राचीन समय में सिल्क का मतलब एक्सपोर्ट किया जाता था, अपने देश में बनने वाला सिल्क, इसीलिए इसको सिल्क रूट या सिल्क रोड कहा जाता है। द रूट थॉट द प्रोसेस वाज यूज मेनी फॉरेन इन्वेंटर्स टू एंटर इन इंडिया, मेनी फॉरेन ट्रेवल मेनी फॉरेन ट्रेवलर्स आल्सो केम टू इंडिया बाय दिस रूट। तो इस मतलब रास्ते की मदद से बहुत से जो आक्रमणकारी थे वो अपने देश में आए, उसके साथ साथ में विदेशी ट्रैवलर्स ट्रैवल करने के लिए इस रास्ते की हेल्प से अपने इंडिया में आए।